कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंकेश गुस्से से अपने रूम का सारा सामान फेंकते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही बोला था मेरे साथ कोई गेम मत खेलना, लेकिन नहीं, तुमने फिर से मेरे साथ गेम खेला है। तो मैं भी देखता हूँ कौन है जो मुझे तुमसे दूर कर सकता है। इस बार जो भी मेरे रास्ते आएगा सब मरेंगे, ये बात भी याद रखना। 1 घंटे बाद सावी सबके साथ हवेली आ गई। वापस से उसका स्वागत किया गया। शिखा और रोहन अभी भी वहीं थे, लेकिन उसने किसी से कोई बात नहीं किया, बस ज़्यादा थकने को बोलकर आराम करने रूम में चली गई। आस्था जी अपने रूम में आई तो बलबीर ठाकुर किसी गहरी सोच में थे, तो उनके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, आप लोग ज़बरदस्ती लाए हो क्या? अगर हमारी बेटी अंकेश ठाकुर के साथ खुश है तो हम जी लेंगे उसे देखकर, और कुछ नहीं चाहिए। बलबीर ठाकुर बोले, बात वो नहीं है ठाकुराइन, बात ये है कि हमारी बेटी अंकेश के साथ नहीं रहना चाहती है। तेजा और अंकेश की दुश्मनी की वजह से अंकेश ने उससे ज़बरदस्ती शादी किया था और फिर उठाकर सिंगापुर लेकर चला गया, और जब उसे पता चला कि वो हमारी बेटी है तो आ गया हमसे अपना पुराना बदला लेने के लिए। आस्था जी बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? बलबीर बोले, यही सच है, और हमारी बेटी अब उससे तलाक चाहती है और हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। आस्था जी वहीं सोफे पर बैठ गईं। उनकी बेटी आज मिली भी तो ये सब कुछ। बलबीर ठाकुर उनके पास बैठते हुए बोले, देखिए, अभी तक उसने अपने आप को हर सिचुएशन में संभाला है, अब हमारा फ़र्ज है उसकी खुशियों का ख्याल रखने की, और अगर उसकी खुशी अंकेश से अलग होना है तो हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। इतना धन दौलत मैंने कमाया है, किस लिए? सब उसी का तो है। आस्था जी बोली, शायद आप सही कह रहे हैं, मैं देखती हूँ। बलबीर बोले, उसके पास रहने, बात करके उसके नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, अभी हम यही कर सकते हैं। आस्था जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बोलते हुए वहाँ से सावी के रूम में आई, जहाँ वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, तो उसके पास बैठते हुए सर पर हाथ फेरने लगी। सावी ने आंखें खोल दिया। आस्था जी बोली, पता है तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैंने तो एक उम्मीद के साथ आज 22 साल इंतज़ार किया है, और आज जब मेरी बेटी मेरे सामने है तो तुम मुझे मेरा प्यार लुटाने से रोक नहीं सकती हो। सावी ने वापस से आंखें बंद करके सर उनके गोद में रख दिया। आस्था जी अपने आंसू पोंछते हुए उसके सर को चूम लिया। कुछ देर बाद सावी सो गई तो आस्था जी उसे अच्छे से सुलाकर बाहर आ गई। शिखा हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कीजिए ठाकुराइन, मुझे नहीं पता था कि। आस्था जी बीच में ही उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, उसे इस समय हम दोनों की ज़रूरत है और उम्मीद है इस बार अपनी गलतियों को सुधारने की। शिखा बोली, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बार आपकी बेटी रहेगी। आस्था वहाँ से चली गई। रोहन बोला, मम्मी, क्या हम दीदी से नहीं मिल सकते हैं? शिखा बोली, अभी वो थक गई है ना, बाद में मिलना। रोहन बोला, लेकिन हम एक बार भी नहीं मिले। शिखा बोली, रोहन जाओ, अभी बोला ना। अंकेश के फ़ोन पर दादाजी का फ़ोन आया। वो सावी से बात करना चाहते थे। यहाँ जब से दोनों आए थे एक बार भी उनकी सावी से कोई बात नहीं हुई। अंकेश बार बार कुछ न कुछ बोलकर टाल दे रहा था। दादाजी बोले, तुम बात करवाओ या फिर मैं इंडिया आऊँ? जब से तुम दोनों इंडिया गए हो सब चीज़ों की मनमानी करना शुरू कर दिया है। अंकेश बोला, दादू वो ऑफिस में नहीं है तो कैसे बात करवाऊँ? दादू बोले, ठीक है, तो मैं इंडिया आ रहा हूँ, और अब तो मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ का सारा बिजनेस वहीं शिफ्ट कर दो। क्या रखा है विदेशों में? सबसे अच्छा अपना देश का सुकून है, वहाँ की मिट्टी में, और यहाँ तो मिट्टी ही नहीं है। अंकेश बोला, दादू आप क्यों आ रहे हो? मैं कुछ दिन में आ रहा हूँ ना। दादू बोले, नहीं, अब किसी को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही इंडिया वापस आ रहा हूँ। तू ना तो बहू को फ़ोन देगा और ना ही बात करवाएगा, और अब तविश की भी मैं वही इंडियन लड़की देखकर शादी कर दूँगा। उसके बाद तुम दोनों की जो मर्जी वो करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलते हुए बिना आगे की बात सुने फ़ोन रख दिया। अंकेश फ़ोन फेंकते हुए खिड़की के पास आ गया। सब कुछ अजीब लग रहा था। एक आदत बन चुका था सावी से लड़ने का, और अब सोचते हुए उसने आंखें बंद कर लिया। शाम को सावी उठी तो रोहन उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। सावी ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो उसे देखते हुए बोला, आप गुस्सा हो मुझसे?
सावी बोली, नहीं, क्यों? रोहन बोला, आपने कल से एक बार भी बात नहीं किया मुझसे, इसलिए मैंने आपको बहुत मिस किया। मम्मी से जब भी बोलता था आपसे पापा से मिलने के लिए, वो हमेशा डांट देती थी। और अब आपने भी। सावी उसे गले लगाते हुए बोली, मैं क्यों गुस्सा रहूंगी अपने रोतड़ू भाई से? वो तो मुझे कुछ काम था इसलिए मैं तुझसे नहीं मिल पाई, वरना मैं तो तुम्हारी सॉरी चॉकलेट का हिसाब करने वाली थी। आस्था ने उसे रोहन से बात करते देखा तो शांति मिली कि चलो कोई तो है जिसने बात करने की शुरुआत किया है। उन्होंने अच्छा ही किया जो सीखा और रोहन को रोक लिया। रात को सब लोग खाना खा रहे थे। सावी शांति से बस खाना खा रही थी। कल तक उसका कोई नहीं था और आज पूरा परिवार है, और वो भी इतना बड़ा कि वो सुबह से बात करना शुरू करे तो शाम हो जाएगी। आस्था जी बोली, बेटा सारा तुम्हारे लिए ही बना है, तुम हमें अपनी पसंद बता दो, कल से वही बनेगा। सावी बोली, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। बलबीर ठाकुर बोले, तुम ठाकुरों की खून हो और इस हिसाब से परेशान करना भी तुम्हारे खून में है, तो जो मर्जी वो करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कल हम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं अपनी बेटी के मिलने की खुशी में, तो हम चाहते हैं हमारी बेटी उसकी शान बने। सावी ने उन्हें देखा और हाँ में सिर हिलाकर खाना खाने लगी। रात को सब लोग अपने रूम में थे। सावी अपने रूम में आकर चक्कर काट रही थी, क्योंकि दिन में सोने की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आस्था जी अंदर आते हुए बोली, मुझे पता था, चलो अब जल्दी से ये केसर वाला दूध पी लो, नींद जल्दी से आ जाएगी। सावी बोली, लेकिन। आस्था जी बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हारे बाबा तुम्हारी जिद पूरी करेंगे, मैं नहीं, इसलिए पहले चुपचाप दूध पियो। बलवीर अंदर आते हुए बोले, क्या बात है ठकुराइन, किस बात के लिए आप हमारी बेटी को डांट रही हैं? आस्था बोली, आपकी बेटी दूध नहीं पी रही है और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी कमज़ोर हो। बलवीर ठाकुर बोले, ये बात तो आप बिल्कुल सही है, और हमारी बेटी कमज़ोर नहीं है, चलो अपनी अम्मा की बात सुनो और जल्दी से सारा दूध पी जाओ। सावी दोनों लोगों को सुन रही थी। इतना प्यार, अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। आस्था जी बोली, क्या हुआ बेटा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पीना तो। सावी बोली, वो बात नहीं है, बस माँ बाप का इतना प्यार नहीं मिला, इसलिए अचानक सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। बलवीर ठाकुर उसके सर पर हाथ रखते हुए, ये तो बस शुरुआत है, हम अपनी बेटी को इतना प्यार देंगे कि वो सब कुछ भूल जाएगी। आस्था उसके सर को सहलाते हुए बोली, तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंकेश 10 बजे घर आया, लेकिन ये घर पूरा खाली था। दादाजी अगर इंडिया आ गए तो मुसीबत आ जाएगी, फिर उसे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। वैसे भी अब ये सब और ज़्यादा छुपा भी नहीं सकता है। वो नहीं तो बलबीर ठाकुर खुद सब कुछ बता देंगे। सब कुछ उलझ गया है। उसका फ़ोन बजा तो ना चाहते हुए भी फ़ोन उठाना पड़ा। नीलेश बोला, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने बलबीर ठाकुर की बेटी से शादी किया था, जानते थे ना वो हमारे राइवल हैं, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मनमानी करने की हद होती है अंकेश, लेकिन तुमने तो हर हद पार कर दी। अंकेश आराम से बैठते हुए बोला, आपको कैसे पता ये सब? नीलेश बोला, वाह क्या बात है, पूरे राजस्थान को निमंत्रण मिल चुका है कल की पार्टी के लिए, कि बलबीर ठाकुर अपने बेटी के फौरन से आने की खुशी में सबको पार्टी दे रहा है, और तुम्हें नहीं मिला? बलबीर ठाकुर अपने दामाद को भूल गया। अंकेश बोला, आप ज़्यादा दिमाग न लगाइए, ये मेरा पर्सनल मैटर है। नीलेश बोला, हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाने के बाद ये तुम्हारा पर्सनल नहीं है, हम सब आ रहे हैं, और बिना कुछ सुने फ़ोन रख दिया। अंकेश अब फ़ोन को गुस्से से घूर रहा था, जैसे वो फ़ोन ना कोई इंसान हो। दूसरे दिन सुबह बलबीर ठाकुर के पूरी हवेली को अलग अलग फूलों से सजाया जा रहा था। सावी उठी तो आस्था जी एक नौकर के साथ अंदर आते हुए बोली, यही रख दो और तुम जाओ। तो वो बाहर चला गया। सावी उन्हें देख रही थी। आस्था जी उसे दिखाते हुए बोली, ये है अभी के कपड़े, और ये रहे शाम को पहनने के लिए कपड़े, और गहने भी हैं, सारी मैचिंग है, अगर फिर भी कुछ छूट रहा है तो बता दो, मैं अभी भिजवाती हूँ। सावी बोली, लेकिन इतना, मैं इतना सारा? आस्था बोली, ठाकुरों की पहचान होती है राजपूती ड्रेस, लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं पहनना चाहती हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगी, जब तुम्हारी मर्जी हो तब पहन लेना। सावी बोली, नहीं वो मैं। आस्था जी उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, बेटा किसी भी बात को कहने के लिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है,
मैं चाहती हूँ तुम जिद करो, अपनी बातें मनवाओ, जो हम बचपन में नहीं कर पाए सब पूरा करना चाहते हैं। सावी बोली, वो बीती हुई बातें हो गई है और अब मैं चाह कर भी आपकी ये सब इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊंगी। आस्था जी बोली, तुम कोशिश तो करो। सावी बोली, आस्था जी बोली, तुम शिखा से नाराज हो, जब से आई हो एक बार भी उससे बात नहीं किया और ना ही उसकी तरफ देखा। जाने दो, माफ़ कर दो बेटा, उसने तुम्हें माँ बनकर ही पाला है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। सावी बोली, गलती नहीं थी तो 3 साल से कहाँ गायब थी? मैंने कितना ढूंढा, लेकिन वो और सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। आस्था उसे देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ थी? सावी ने उनकी तरफ देखा तो वो उसे बैठाते हुए बोली, वो अंकेश के कैद में थी। हालांकि उसने उन्हें कोई दिक्कत नहीं दिया था, बल्कि हिफाजत से रखा था, और हम सब ने भी उसे तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही देखा है। मैंने तो बहुत पहले उसे एक बार देखा था, लेकिन जैसे ही तेजा का जिक्र हुआ वो धुंधली सी याद भी साफ हो गई। वो तुम्हारे जाने के बाद रोहन को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और ठाकुर साहब ने रोक लिया। अब कहाँ जाएगी? ना तो कोई घर बचा और ना ही कोई ठिकाना। इसलिए हमने कहा तुम यहीं रुक जाओ। तेजा ने जो एहसान फरामोशी किया हमारे साथ, उसको उसने तुम्हें बचाकर और अपनी बेटी बनाकर हमारे ऊपर एहसान किया। सावी कुछ नहीं बोली। आस्था उसके हाथ को पकड़ते हुए कुछ देर बाद बोली, ठाकुर साहब ने बताया कि तुम तलाक लेना चाहती हो। सावी बोली, आस्था बोली, अंकेश तैयार है इसके लिए? सावी उठते हुए बोली, वो तैयार हो या ना हो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है और ये शादी बस एक गेम था जो अब ओवर हो चुका है। इसलिए अब मुझे मुक्ति चाहिए ऐसे इंसान से। आस्था जी बोली, लेकिन बेटा वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। अगर बुरा होता तो तुम्हें हमारे पास लाता कभी नहीं। उसने दुश्मनी भुलाकर ये सब किया है, तो इसके पीछे ज़रूर वो तुम्हें। साबी उनकी बात काटते हुए बोली, दुश्मनी भुलाया या इसमें भी वो अपना कोई फ़ायदा निकालने के पीछे पड़ा होगा? आपको नहीं पता, वो बिना फ़ायदे का कोई काम नहीं करता है, चाहे वो किसी इंसान के साथ खेलना ही क्यों ना हो। आस्था जी बोली, ठीक है, कुछ दिन और आराम से सोच लो, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना। इतना जल्दी कोई फ़ैसला लेना सही नहीं है। सावी बोली, मैं फ़ैसला ले चुकी हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। इसके बाद भी अगर आप जिद करेंगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बलदेव ठाकुर अंदर आते हुए बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, और गलती से भी ये बात दोबारा मत बोलना। तुम बलबीर ठाकुर की बेटी हो। अगर तुमने बोल दिया कि तुम्हें उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, इसका मतलब तुम्हारी बात मानी जाएगी। और ठकुराइन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर इतने मेहमान हैं, चलिए और हमारी बेटी को तैयार होने दीजिए। आज हमारी बेटी से मिलने पूरा राजस्थान आ रहा है और आप अभी भी फालतू के बातों में लगी हुई हैं। आस्था जी अब उनके साथ बाहर चली गई और सावी बाथरूम में। अंकेश सुबह सुबह उठकर बाहर आया तो न्यूज़पेपर में हर जगह बलबीर ठाकुर को लेकर ही न्यूज़ चल रही थी। एक तो उसका दिमाग पहले से खराब, और ऊपर से न्यूज़ देखकर जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खराब हो गया, तो गुस्से में सब कुछ फेंक दिया। स्टीफन जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, बॉस, वो आपके लिए ठाकुर साहब का फ़ोन आया था, वो आप सो रहे थे इसलिए। अंकेश बोला, आगे बोलो जो बोलना चाहते हो। स्टीफन बोला, बॉस, उन्होंने आपको बुलाया है, मतलब शाम की पार्टी के लिए निमंत्रण दिया है। अंकेश बोला, जाओ तुम, और दादाजी आने वाले हैं तो ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन्हें। स्टीफन बोला, यस बॉस, बोलकर वहाँ से निकल गया। अंकेश बोला, गलती कर दिया बलबीर ठाकुर निमंत्रण देकर, क्योंकि तुम मेरे घर से मेरी बीवी को उठा कर ले गए हो। अब मैं भी सबके सामने से उठा कर लाऊंगा उसे, और देखता हूँ मुझे उसे लाने से कौन रोकता है। शाम को ठाकुर हवेली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। शहर का हर वो बड़ा बिजनेसमैन आज यहाँ आया हुआ था बलबीर ठाकुर की खुशी में जश्न मनाने। आस्था जी अंदर आते हुए बोली, सावी, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अभी कुछ देर में ठाकुर साहब तुम्हें ढूंढने लगेंगे। सावी ढेर सारे कपड़ों का ढेर लगाकर बैठी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या पहने। आज तक उसने इतने भारी कपड़े कभी नहीं पहने थे, इसलिए इन सब को पहनने में उसे अजीब लग रहा था। आस्था जी बोली, अच्छा ठीक है, ये सब नहीं पहनना तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पहन लो, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ, अब और लेट नहीं होना चाहिए। सावी बोली, बस 10 मिनट और।
आस्था जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, आज की पार्टी तुम्हारे लिए है, इसलिए आज स्पेशल तुम्हें लगना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं शिखा को भेजती हूँ, बोलकर चली गई। 10 मिनट बाद सावी अपना लहंगा ठीक करते हुए बाहर आई और बिना सामने देख पीछे घूमते हुए बोली, माँ ये पीछे डोरी नहीं बंध रही है, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए ना। बोल बालों को एक साइड किया। 2 मिनट बाद जैसे ही ये स्पर्श जाना पहचाना लगा, आंखें बंद हो गई, लेकिन फिर झटके से खोलकर घूमते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अंकेश उसके चेहरे से बाल साइड करते हुए, हिम्मत? तो शायद तुम भूल रही हो बीबी, मुझे कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और यहाँ तो मेरी बीबी है और उसके रूम में आने का पूरा हक और अधिकार है। अब चलो पीछे घूमो, टाइम नहीं है, अभी तुम्हें तैयार भी होना है, मैं हेल्प कर रहा हूँ। सावी बोली, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए जाओ यहाँ से। अंकेश बोला, जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ। आखिर राजस्थान वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम मेरी हो, मेरी बीबी अंकेश ठाकुर की। नहीं तो अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देख लिया और मेरे हाथ से गोली चल गई तो तुम जानती हो फालतू में हंगामा हो जाएगा यहाँ पर, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। और हाँ, पार्टी खत्म होने के बाद तुम घर चल रही हो, दादू सिंगापुर से आ चुके हैं और मैं फालतू का कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता। सावी बोली, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है या फिर सोचना छोड़ चुके हो? तो याद कर लो, तुम्हारी कीमत चुका दिया है मैंने, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। और एक जो नाम का लेकर घूम रहे हो वो मैं नहीं मानती, तो भला इसी में होगी कि तुम अपने रास्ते बदल लो, और ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बार बार कहने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अंकेश बोला, हो गया तो तैयार हो जाओ, ज़्यादा सुनने की आदत मेरी भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी सुन लेता हूँ। सावी बोली, क्यों? अंकेश बोला, क्योंकि तुम अंकेश ठाकुर की बीवी हो, कोई आम इंसान नहीं, तो इतने बोलने का हक तो बनता है तुम्हारा। सावी बोली, क्या मजाक कर रहे हो? बीवी? कौन सी बीवी? कैसी बीवी? जिसे तुमने 50 करोड़ के घाटे के लिए शादी किया था, तो क्या तुम्हें 50 करोड़ वाला चेक नहीं मिला था या भरा नहीं? या फिर नाम और पहचान जानने के बाद लालच बढ़ गया है तुम्हारा? अंकेश गुस्से से उसे दीवार से लगाते हुए बोला, वो सब बस तुम्हें पास रखने का जरिया था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, वरना जिस दिन तुमने मेरा इतना बड़ा लॉस किया था उसी दिन गोली मार देता, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि सावी उसे घूर रही थी। अंकेश बोला, भूल जाओ वो सब और घर चलो मेरे साथ। सावी उसे पीछे से धक्का मारते हुए बोली, सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी, कभी नहीं। अंकेश बोला, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो यहाँ के लोगों पर भारी पड़ेगा। सावी बोली, उसके बारे में तुम मत सोचो, वो अपना समझ लेंगे। अंकेश बोला, ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ तुम्हें आज मुझे लेकर जाने से कौन रोकता है। बोल गुस्से से वहाँ का सारा सामान फेंकते हुए बाहर निकल गया। सावी वहीं बैठ गई। जब से इस इंसान से मिली है सब कुछ अजीब हो चुका है। पहले उससे बदला लेने के लिए उसे टॉर्चर, उसके बाद एक एक चीज़ें, उसका जीना, एक एक सेकंड की उसकी सांसें तक, ऐसा लग रहा है जैसे अब इस हवा में उसका दम घुट जाएगा। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आस्था जी के साथ बाहर आई। हर कोई उससे मिलने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं दिख रही थी। वो हर तरफ अंकेश को ढूंढ रही थी, लेकिन वो पूरी पार्टी में कहीं नहीं दिख रहा था। इसका क्या मतलब? क्या वो चला गया? लेकिन यहाँ आया कैसे? किसी ने बुलाया है या फिर ऐसे ही आ गया? क्या वो सच में उसे वापस लेकर जाएगा? लेकिन क्यों? अब तो सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो फिर क्यों लेकर जाना चाहता है? यही सब सोचते हुए उसके सर में दर्द हो रहा था, आंखें लाल हो रखी थी। आस्था जी 10 बार पूछ चुकी थी, लेकिन उसने कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोकर आई हो। 1 घंटे बाद बलबीर ठाकुर, जो कब से उसे देख रहे थे, जब वो फ्री हुई तो उसके पास आते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तबीयत खराब है तो डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ। फिर आस्था जी को बुलाते हुए बोले, ठकुराइन आप लेकर जाइए, अब बस बहुत हो गया आज के लिए, अब आराम करने दीजिए, बाकी लोगों से फिर कभी मिलना मिलाना हो जाएगा। सावी बोली, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। बलबीर ठाकुर बोले, लेकिन अभी आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। बीच में स्टेज से आवाज़ आई, हेलो एवरीवन। सावी की धड़कनें अचानक से फुल स्पीड में भागने लगी,
लेकिन सामने देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस अब यहाँ से भाग जाना चाहती थी, इतना दूर कि किसी से फिर कभी ना मिले। इन सब चीज़ों से अब वो पूरी तरह से थक चुकी थी। अंकेश माइक हाथ में लेकर सबको देखते हुए बोला, अभी तक आप लोग ठाकुर साहब की बेटी से मिले, लेकिन अब आपको मेरी तरफ से भी एक खुशखबरी है, और वो ये है कि आपको आज मैं अपनी बीवी से मिलवाने वाला हूँ, मिसेज अंकेश ठाकुर से। अब जितने भी लोग थे सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। कौन है वो, क्या वो यहाँ पर है? लेकिन अंकेश ठाकुर ने शादी कब किया, और वो यहाँ बलबीर ठाकुर की पार्टी में क्या कर रहा है? क्या उनकी इतनी साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई? हर किसी के चेहरे पर अब अगर कुछ दिख रहा था तो वो था सवाल, और सिर्फ सवाल, जिसका जवाब अंकेश ठाकुर के पास था। सावी ने अब उसकी तरफ देखा। इतने भीड़ में दोनों की नज़रें मिली, लेकिन दोनों के ही चेहरे पर इस समय बस गुस्सा दिख रहा था। अंकेश बोला, पता है सबके पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन कोई नहीं, जब आपको मेरी बीवी के बारे में पता चलेगा तो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। बलबीर ठाकुर ने सावी को देखा, जो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से उसे घूर रही थी। बलबीर ठाकुर जल्दी से स्टेज पर आते हुए बोले, ये पार्टी मैंने अपनी बेटी के लिए दिया है। ठाकुर साहब, तो आप अपना अनाउंसमेंट अपनी पार्टी में कीजिए, तब तक सबको सोचने दीजिए, आखिर कौन है जो आपके दिल दिमाग पर इतना हावी है। अंकेश ने उनकी तरफ देखा तो वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे निकल गए। सावी अब यहाँ से बिना रुके अंदर चली गई। अंकेश जाने को हुआ, लेकिन बलबीर ठाकुर ने उसे रोक लिया और सबसे मिलवाने लगे, ये कहकर कि उनकी और अंकेश की दुश्मनी आज खत्म हो गई, और इसका बहुत बड़ा कारण है ये पार्टी, और इस पार्टी में अंकेश का आना। सावी रूम में आकर सब कुछ फेंकते हुए, समझता क्या है अपने आप को, दुनिया सुनती होगी उसकी बातें, मैं नहीं सुनने वाली। चाहे कुछ भी हो, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। अंकेश को बलबीर ठाकुर जानबूझकर बिजी करके रखे हुए थे। रात को 10 बज गया। अंकेश इरिटेट होते हुए बोला, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ करने से मैं सावी को नहीं लेकर जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज उसे मुझे लेकर जाने से आप क्या कोई नहीं रोक सकता है। बलबीर ठाकुर बोले, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन बलबीर ठाकुर की दीवार इतनी भी कमज़ोर नहीं जो तुम उसे गिरा दो। फिर भी मैं सोच रहा हूँ हमें बैठकर बात कर लेना चाहिए। फालतू में लड़ाई झगड़े में खून खराबा होगा, मासूम लोगों की जान जाएगी, और मुझे लगता है तुम भी ये नहीं चाहते। और सावी को देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है। अंकेश बोला, वो बस कुछ गलतफहमी की वजह से नाराज़ है, मैं उसे मना लूँगा। बलबीर ठाकुर बोले, तो ऐसे ज़बरदस्ती करके मनाओगे? अगर मुझे तुमसे लड़ना होता तो मैं तुम्हें आने का निमंत्रण ही नहीं देता, लेकिन तुमने मेरी बेटी दिया है मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ वो खुश रहे, और कुछ भी नहीं। और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। और हमारे घर के सिक्योरिटी को इतना भी कमज़ोर समझने की गलती मत करना। अंकेश बोला, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? बलबीर ठाकुर बोले, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि हम दोनों का एक बिजनेस है, इसलिए समझा रहा हूं तुम्हें। अंकेश बोला, ठीक है, तो सावी को लेकर जाने की परमिशन दीजिए। बलबीर ठाकुर बोले, ये पॉसिबल नहीं है जब तक वो खुद जाना ना चाहे। और पता किया है मैंने, तुमने मेरी बेटी को उठाकर ज़बरदस्ती शादी किया है, जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। अंकेश बोला, तो दोबारा भी उठा सकता हूँ। बलबीर ठाकुर उसे देखकर, तो नहीं मानोगे तो कोशिश कर लो, बोल उसके कंधे को दबाते हुए वहाँ से निकल गए। रात को सावी को अपने ऊपर भार महसूस हुआ तो जल्दी से सामने देखा, जहाँ अंकेश उसे पकड़े आराम से सो रहा था। हल्की रोशनी के सोते वक्त कितना स्मार्ट लग रहा था। हल्की बियर्ड उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। सावी अभी ये सब सोच ही रही थी कि पीछे की बातें याद आते ही उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। सावी बोली, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। अंकेश उसे अपने पास खींचते हुए, इम्पॉसिबल, और अब ऐसे ही सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सावी बोली, तुम बार बार मेरे रूम के अंदर कैसे आ सकते हो? अंकेश बोला, रूम के अंदर नहीं, मैं तो तुम्हारे दिल दिमाग रूह के अंदर भी आ चुका हूँ, कहाँ कहाँ से निकालोगी मुझे? लेकिन एक बात याद रखना, कहीं से भी नहीं निकाल पाओगी, क्योंकि अंकेश ठाकुर तुम्हारे 1-1 इंच में बसा हुआ है। बोल उसे अपनी बाहों में भर लिया। सावी ने आंखें खोल कर देखा, अंकेश कहीं नहीं था।
इसका क्या मतलब? अब वो उसके सपने भी देखने लगी। सोचते हुए सर पकड़ लिया। क्या इंसान है, उसे चैन से सोने भी नहीं दे सकता। उसका फ़ोन बजा, देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। लेकिन ये अननोन नंबर इस समय किसका है? कौन उसे कॉल कर सकता है? कौन जानता है उसका नंबर जो उसे कॉल करेगा? फिर कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन उठाया। उधर से अंकेश की आवाज़ आई, बाहर आओ, बात करनी है। सावी ने फ़ोन देखा और फिर कान के पास लगाते हुए बोली, भाड़ में जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ, बोलकर फ़ोन काट कर रख दिया। अंकेश फ़ोन देख रहा था। अब ये सब ज़्यादा हो रहा था। स्टीफेन उसे देखते हुए बोला, बॉस अब हमें घर चलना चाहिए। अंकेश बोला, नहीं, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। स्टीफेन बोला, लेकिन बॉस आपका अंदर जाना रिस्की हो सकता है, आप यहीं पर रहिए, क्या काम है मैं करूँगा। अंकेश बोला, ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगा, तुम लोग मेरा इंतज़ार करो। आखिर मैं भी तो देखूं ठाकुर बलवीर की दीवारें कितनी मजबूत है जिसे अंकेश ठाकुर नहीं पार कर सकता है। सावी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जो थोड़ा बहुत था वो अंकेश के सपने और फ़ोन ने उड़ा दिया। इसका क्या मतलब? रात भर वो बाहर था, लेकिन क्यों? वो ये सब क्यों कर रहा है? आखिर चाहता क्या है? आधे घंटे बाद उसके बालकनी का दरवाज़ा खुला और सावी कोई रिएक्ट करती उससे पहले अंकेश अंदर आते हुए बोला, बोला था ना मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए, लेकिन नहीं। और तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आ सकता हूँ अंदर? तो देखो आ गया। बोलते हुए रुमाल उसके चेहरे पर रख दिया। सावी बेहोश होकर गिरती उससे पहले उसे पकड़ते हुए बोला, जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और उसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े सब मंजूर है। सुबह ठाकुर हवेली में खलबली मची हुई थी क्योंकि सावी गायब थी, लेकिन वो कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। बलबीर ठाकुर बोले, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे। तब तक उनका फ़ोन बजने लगा। मृत्युंजय बोले, भाई साहब मुझे तो लग रहा है ये सब काम अंकेश का है, वही कर सकता है ये सब, उसके अलावा हमारे घर में घुसना किसी का इम्पॉसिबल है। बलवीर बोले, और फ़ोन उठाकर कान के पास लगाते हुए बोले, हेलो। उधर से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको पता चल गया होगा कि आपकी बेटी गायब है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी बीवी मेरे पास है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जैसे आज तक मैंने उसे संभाला है आगे भी संभाल लूँगा। आप लोग उससे मिलने को मिल सकते हैं, लेकिन घर ले जाने की ज़िद बिल्कुल मत करना क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है। बोलते हुए फ़ोन रख दिया और सामने सावी के चेहरे से बाल साइड करके सर चूमते हुए बोला, तुम अब कहीं नहीं जाओगी क्योंकि मैं अब तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। बलबीर ठाकुर फ़ोन को देख रहे थे। मृत्युंजय बोला, भाई साहब क्या हुआ, आप इतना शांत क्यों हो गए हैं, सब ठीक तो है ना? बलबीर ठाकुर बोले, सब ठीक है, किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावी अंकेश के पास है। मृत्युंजय बोले, भाई साहब आप जानते हैं वो उसके साथ है, फिर भी आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं? जानते हैं ना वो नहीं रहना चाहती उसके साथ। बलबीर ठाकुर बोले, मृत्युंजय शांत रहो, हम कुछ भी करेंगे इस समय तो घाटा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होगा। शादी हो चुकी है दोनों की, आज 6 महीने से दोनों साथ हैं। ये सब मैटर जितना तुम समझ रहे हो उतना आसान भी नहीं है। आस्था बोली, तो आगे क्या करेंगे आप? हमारी बेटी? बलवीर ठाकुर बोले, कुछ नहीं होगा, उसे हम देखते हैं क्या हो सकता है, बाकी आप सब अच्छे से जानते हैं अंकेश की जिद को। मृत्युंजय बोला, भाई साहब उसके जिद करने से क्या हम अपनी बेटी उसे दे देंगे? बलवीर ठाकुर बोले, नहीं, हमें शांति से कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ जिसमें बिना किसी नुकसान के काम हो जाए और खून खराबा भी ना हो। मृत्युंजय बोला, लेकिन? बलबीर ठाकुर बोले, इसी लेकिन का जवाब ढूंढो, मैं आता हूँ, बोलकर बाहर निकल गए। सुबह 10 बजे सावी की आंख खुली तो उठकर बैठ गई। अंकेश अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बीबी, मैं कब से इंतजार कर रहा था, चलो उठो, फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करो। सावी अभी भी उसे देख रही थी, फिर अगल बगल देखते हुए उठकर बेड से नीचे आते हुए बोली, तुम? मैं यहाँ कब आई? तुम? अंकेश नाश्ता टेबल पर रखते हुए, वो सब मैटर नहीं करता बीबी, चलो तैयार हो जाओ और नाश्ता करो। सावी आंखें बंद करके, आखिर ये इंसान चाहता क्या है? अंकेश उसे अपने पास खींचते हुए बोला, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। सावी बोली, चाहते क्या हो? अंकेश बोला, तुम्हें। सावी बोली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती, ये बात कितनी बार बोला है, समझ नहीं आ रहा है?
अंकेश बोला, किसने कहा कि तुम नहीं चाहती हो? एक बार ट्राई तो करो, सारी चीज़ों को भुलाकर। एक बार सोच कर देखो, सब ठीक हो जाएगा। सावी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, और तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? और अगर आसान होता तो भी इस जन्म में भूल जाओ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। अंकेश उसके बालों में हाथ फेरते हुए, तो भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। सावी उसे देख रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो यहाँ है जहाँ से भाग जाना चाहती थी, आज फिर वहीं है। क्या सच में वो इस इंसान से दूर नहीं जा सकती? लेकिन क्यों? अंकेश अब उसके सर पर प्यार से किस करते हुए बोला, जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सावी अब बिना कुछ बोले वॉशरूम में चली गई। अंकेश किसी को फ़ोन मिलाते हुए बालकनी में चला गया। उसके घर की सिक्योरिटी डबल हो चुकी थी, क्योंकि अब वो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सावी काफ़ी देर बाद बाहर आई। अंकेश बोला, ये क्या है? पता है कितना टाइम हो चुका है तुम्हें अंदर गए हुए? सावी बिना कुछ बोले उसके साइड से निकलकर चेयर पर बैठकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। अंकेश उसके पास आते हुए उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बाल सुखाने लगा। सावी कुछ नहीं बोली, वो बस उसकी हरकतें देख रही थी। आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है जो ये सब कर रहा है? अंकेश उसके बाल सुखाते हुए बोला, जाओ बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से नाश्ता करवाने वाला हूँ। सावी उसकी तरफ घूमते हुए, क्यों इतना सब कर रहे हो जब जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? अंकेश डिब्बी से सिंदूर लगाते हुए, तुम क्या चाहती हो उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सावी बोली, मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसके साथ तुम अपनी मर्जी करोगे। अंकेश बोला, तो तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें खिलौना समझ रहा हूँ? चलो आओ बैठो। बोलते हुए उसे बेड पर बैठा दिया और उसके सामने बैठते हुए बोला, बहुत हो गई बातें, तुम्हारी वजह से वापस से मुझे नाश्ता लाना पड़ा। अब चलो मुंह खोलो। पता है एक दिन में इस रूम की क्या हालत हो गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा घर है ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें ऐसे लाना पड़ा। सावी उसे देख रही थी, क्या है ये सब? क्यों सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं? जरूर इन सब के पीछे भी इसकी कोई चाल होगी। अंकेश बोला, चलो मुंह खोलो। सावी बोली, तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है इस तरह से कैद रहने से मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी? अंकेश उसे देखते हुए बोला, तुम फ्री हो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, इसलिए ये सब सिक्योरिटी है। और गुलाम मैंने तुम्हें कभी नहीं बनाया, हमेशा बेबी का हक दिया है तुम्हें। और अब सब कुछ क्लियर हो गया है, तो आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सावी बोली, प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अंकेश बोला, ये पॉसिबल नहीं है, बाकी जो मांगूँ दे सकता हूँ। बोलते हुए उसे एक बाइट खिला दिया। सावी मुट्ठी भींचते हुए गुस्से में बस उसे देखे जा रही थी। अंकेश अब बिना उसे बोलने का मौका दिए सारा नाश्ता करवा कर सर पर किस करके उठते हुए बोला, गुड, गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। वैसे भी ठाकुरों की बीवियों पर इतना गुस्सा तो चलता है, लेकिन मेरे जाने के बाद ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल मत करना। मुझे ऑफिस में काम है, दादू मार्केट गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे, उनसे बात कर लेना और आराम से रहना, मैं शाम को जल्दी आऊँगा। बोलते हुए शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी टाई ठीक करते हुए खुद को देखने लगा। सावी भी उसे ही देख रही थी। अंकेश उसे देखते हुए बोला, क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा ही हूँ, आराम से देखो। सावी अब दूसरी तरफ देखने लगी। अंकेश उसके सामने आते हुए, ये तुम्हारा घर है और यहाँ पर जैसे मर्जी वैसे रहो, बाकी यहाँ से जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। सावी अभी भी कुछ नहीं बोली तो अंकेश अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। सावी उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए आकर बेड पर बैठ गई। क्या मतलब उसका ठाकुर बलबीर सिंह की बेटी होने से, जब वो अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकती? सब के सब एक जैसे हैं, सोचते हुए गुस्से में वहाँ पर पड़ा हुआ सारा सामान उठाकर फेंक दिया। शाम को अंकेश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि कुछ लोग रोकते रोकते हुए उसके केबिन में घुस गए। मृत्युंजय ठाकुर वो उसके सामने बैठते हुए बोले, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी सिक्योरिटी हमें रोक सकती है? अंकेश कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद उठकर सिगरेट जलाते हुए बोला, तो आप मुझे ये बताने के लिए आए हैं कि मेरी सिक्योरिटी कमज़ोर है? तो शायद आप भूल रहे हैं, आपकी बेटी को आपके घर से उठा कर लाया हूँ, तो इससे ये भी पता चलता है
कि आपकी सिक्योरिटी भी कितनी कमज़ोर है। मृत्युंजय उसके सर पर गन लगाते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे। अंकेश उनका गन नीचे करते हुए बोला, आराम से ठाकुर साहब, पता है मुझे आप क्या चाहते हैं, लेकिन इस चाहत से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ठाकुर बलबीर सिंह आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मैं नहीं। और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो अंकेश ठाकुर की बीवी है। मैंने उसे उसकी पहचान इसलिए नहीं बताई कि आप ऐसा कुछ सोचें, बल्कि इसलिए बताई है कि उसे मेरी तरफ से कोई अफसोस ना हो। मृत्युंजय टहलते हुए बोले, तो तुम्हें क्या लगता है उसे तुम्हें लेकर सब बातें क्लियर हो चुकी हैं? तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। और एक बात, तुम उसे ज़्यादा देर तक अपने कैद में रख पाओ इम्पॉसिबल है। अगर तुम इंडिया नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने इंडिया आकर बहुत बड़ी गलती किया है, और ये गलती तुम्हारे ऊपर इतना भारी पड़ेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अंकेश बोला, भारी चीज़ें मुझे पसंद है, फिर भी आप आजमाना चाहते हैं तो अपनी कब्र खोद लेना, क्योंकि जिसने भी उसे मुझसे दूर करने की कोशिश किया उसको अब मैं छोड़ूंगा, भूल जाना, चाहे वो तुम ठाकुरों के खानदान का ही क्यों ना हो। स्टीफन अंदर आते हुए बोला, बॉस। अंकेश बोला, बाहर का रास्ता दिखाओ ठाकुर साहब को, और हाँ, ध्यान से लेकर जाना, कहीं गोली ना चल जाए, वरना मेरी बीवी को फिर से गलतफहमी हो जाएगी। और इस समय मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे कोई ऐसी वैसी गलतफहमी हो। मृत्युंजय अपना हाथ छुड़ाते हुए बोले, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। अंकेश बोला, बाहर लेकर जाओ। स्टीफन बाहर लेकर चला गया। अंकेश ने टाइम देखा और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, तो जैकेट उठाकर बाहर निकल गया। अंकेश घर आया तो सावी दादाजी के साथ पूजा घर में बिजी थी, तो एक नज़र उसे देखकर अपने रूम में चला गया। लेकिन जैसे ही अंदर आया, गिरते गिरते बचा। अब सामने देखा जहाँ पूरा रूम बिखरा हुआ था, एक भी सामान अपने सही जगह हो इम्पॉसिबल, तो दरवाजे को पकड़कर खड़ा होते हुए बोला, ये भी सही है, मेरी बीबी का गुस्सा निकालने के लिए ये भी सही तरीका है, मेरे घर का कबाड़ बना दो। बोलते हुए इधर उधर पैर रखते हुए अंदर आया, लेकिन अब रूम को देखते हुए ये लग रहा था कि एक भी जगह अगर गलती से भी पैर पड़ गया तो या तो सर फूटेगा या फिर मुंह फूटना पक्का है। तो वापस से जैसे अंदर गया था वैसे ही बाहर आ गया और हॉल में इधर उधर देखते हुए बोला, मैसी, मेरा रूम साफ करो और उसमें जितना भी सामान है सब अपने सही जगह पर रखो, आधे घंटे में मेरा रूम क्लीन होना चाहिए। नीलेश अंदर आते हुए बोले, घर क्लीन करने के लिए एक काम और करो, जिसने आज तक हमारे बिजनेस से लेकर घर तक बर्बाद करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा, उसकी बेटी को उसके घर छोड़ कर आओ। अंकेश उनकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में घूरते हुए बोला, बीबी है वो मेरी, और अब वो कहीं नहीं जाएगी। आपको नहीं रहना तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस घर से बिल्कुल नहीं जाएगी। नीलेश उसे घूर रहे थे। दादाजी के साथ सावी भी उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। नीलेश दादाजी के पास आते हुए बोले, पापा, आप जानते हैं क्या किया है आपके पोते ने? जिसने भाई साहब और भाभी को हमसे छीन लिया, आज उसी की बेटी को हमारे घर की बहू बनाकर बैठा हुआ है। अंकेश अभी भी उन्हें घूरे जा रहा था। सावी भी उसे ही देख रही थी। दादाजी बोले, पता है मुझे, और अब जब उसने शादी किया तो अंकेश या फिर किसी को नहीं पता था कि बहू से बलबीर ठाकुर का क्या रिश्ता है। और अब अगर इस रिश्ते से सब ठीक हो रहा है तो तुम क्यों फिर से पुरानी बातें निकाल रहे हो? और जो भी पीछे हुआ उन सब का जिम्मेदार बलबीर था, इस बात को पुलिस ने कभी नहीं बताया। और इन सब में बहू की क्या गलती है? नीलेश बोले, पापा, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब मुझे पता है कि। अंकेश उनके बीच में बोलते हुए, मानने को बोल भी कौन रहा है आपसे? आपको जो मानना है मानिए, मुझे आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल सावी का हाथ पकड़कर अंदर चला गया, जहां मैसी ने उसके रूम को क्लीन कर दिया था। रूम में अंदर आकर सावी का हाथ छोड़कर बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया। सावी ने रूम को इतना क्लीन देखा तो बालकनी में चली गई। सुबह से कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। ऊपर से अंकेश का बिहेवियर इतना चेंज क्यों है? जब उसने सब कुछ पैसों के लिए किया है तो अब ये सब क्या नया ड्रामा हो रहा है? अंकेश ने पीछे से उसके कमर में हाथ डालकर बाल साइड करते हुए गर्दन पर अपने होठ रख दिया। सावी को एक अजीब सा एहसास हुआ, आंखें अपने आप बंद हो गई, उसके हाथ पर उसके हाथ कस गए।
अंकेश बोला, ये कौन सा गुस्सा निकालने का तरीका है? पता है अभी मेरा कमर टूट जाता तो। सावी उसका हाथ हटाकर अंदर आ गई। अंकेश उसके पीछे अंदर आते हुए बोला, देखो आज पहली बार था इसलिए मैंने माफ़ किया, लेकिन रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा। सावी ने उसे घूरा तो वो हंसते हुए बोला, उफ, ये आंखें, इन आंखों से ही कत्ल करना है क्या ठकुराइन? सावी बोली, ज़्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, गलतफहमी है तुम्हारी। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा तो वो आकर उसके सीने से लगी। अंकेश उसे देखते हुए बोला, अंकेश ठाकुर के चाम से कोई बच जाए, वो भी उसके इतना करीब होकर, इम्पॉसिबल। फिर भी तुम्हें लगता है मुझसे दूर जा सकती हो तो आजमा लो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। बोल उसके गले में अपनी बाहें डाल दिया। सावी ने दूर होना चाहा लेकिन उसने उसे हिलने भी नहीं दिया। कुछ देर तक भी जब अंकेश ने उसे नहीं छोड़ा तो सावी ने गुस्से से उसके होठों को काट लिया। अंकेश ने अब जल्दी से उसे छोड़ दिया लेकिन अब उसके होठ से ब्लड निकलने लगा। लेकिन सावी अभी भी गुस्से से उसे घूर रही थी। चेहरा पूरा लाल हो चुका था। गुस्से से या शर्म से ये कहना मुश्किल था। अंकेश अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला, जंगली कहीं की। सावी गुस्से से उसे घूरते हुए बाहर जाने लगी। अंकेश बोला, अरे यार दवा तो लगा दो, देखो काट खाया है तुमने। सावी ने एक नज़र उसे देखा और बाहर निकल गई। अंकेश बालों में हाथ फिराते हुए बोला, क्या बीबी है अंकेश ठाकुर, लेकिन जो भी है आई लव इट, बिल्कुल मेरे टक्कर की है। रात को सब लोग डिनर कर रहे थे लेकिन नीलेश नहीं थे। तविश भी यहाँ नहीं आया, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से अपने मम्मी से मिलने निकल गया था। दादाजी बोले, तो क्या सोचा है तुमने? अंकेश बोला, सोचना क्या है, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। दादाजी बोले, और तुम्हें लगता है सब कुछ इतनी शांति से हो सकता है? पहले ही तुमने काफ़ी दुश्मन पाल रखे हैं और अब तो उसी में घर वाले भी तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। अंकेश सावी को देखते हुए, कुछ लोग तो पूरे के पूरे जंगली होकर मुझे खाने के पीछे पड़े हुए हैं। सावी ने उसे घूरा तो उसने अपने होठों पर उंगली से इशारा करके एक आंख दबा दिया। सावी अब जल्दी से वापस से खाना खाते हुए खुद से बोली, इसके अंदर भूत घुस गया है क्या जो अजीब हरकत कर रहा है? पक्का भूत ही घुसा होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। मुझे इससे दूर ही रहना होगा। यही सही है। दादाजी बोले, कुछ कहा तुमने? अंकेश बोला, नहीं दादू, वो मैं कह रहा था आप यहाँ कुछ दिन बुआ दादी को भी बुला लीजिए। आपको उनसे मिले कितने साल हो गए, वो आएंगी तो घर थोड़ा भर जाएगा। दादू बोले, ठीक है, कल फ़ोन करके बोलता हूँ उसे, अगर फ्री है तो आ जाए। स्टीफन जल्दी से अंदर आते हुए बोला, बॉस। अंकेश उठते हुए, बोलो। स्टीफन ने सावी और दादाजी को देखा और फिर अंकेश को देखते हुए बोला, बॉस वो ठाकुर साहब आए हैं, अगर आप कहें तो क्या मैं अंदर लाऊं या फिर? दादाजी उठते हुए बोले, वो हमारे रिश्तेदार हैं, आराम से बैठाओ और चाय पानी दो, चलो मैं आ रहा हूँ। अंकेश बोला, दादू मैं देख रहा हूँ ना, आप क्यों? दादाजी उसे हाथ दिखाते हुए स्टीफन के साथ बाहर चले गए। सावी आराम से अपना खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अंकेश ने उसे देखा लेकिन उसने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, बस शांति से अभी भी खाना खा रही थी। दादाजी बाहर आए तो बलबीर ठाकुर ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और झुककर पैर छूते कि दादाजी ने उन्हें गले लगा लिया और पीठ ठोकते हुए बोले, अब तो दुश्मनी छोड़कर रिश्तेदारी निभा लो बलबीर। बलबीर ठाकुर बोले, बाबूजी मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से अंकेश ने ये शादी किया है मुझे वो भी मंजूर नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी उसके साथ नहीं रहना चाहती है और आपको पता है वो मेरे घर से उठा कर लाया है। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता, इसलिए अभी तक शांत हूँ। नहीं तो उससे कम तो मेरी भी औकात नहीं है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। दादाजी बोले, माना उसने गलत किया, लेकिन अब अगर तुम भी और कोई गलती करोगे तो बच्चों में और हमारे में फ़र्क ही क्या रहेगा? बलबीर ठाकुर बोले, मैं इस समय अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ जब तक कि वो खुद से ना बोले कि वो अंकेश के साथ रहना चाहती है। अंकेश बाहर आते हुए बोला, और ये पॉसिबल नहीं है, वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसे आप मेरी जिद समझें या फिर मेरा जुनून, वो मेरी बीबी है और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। आप उससे मिलने आए हैं, मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दादाजी बोले, अंकेश बात कर रहा हूँ ना मैं, तुम अंदर जाओ।
अंकेश बलबीर ठाकुर को घूर रहा था और वो उसे उनकी कसी हुई मुट्ठी बता रही थी कि वो इस समय कितना गुस्सा है। बलबीर ठाकुर बोले, तुम मुझे सामने से चैलेंज कर रहे हो या फिर सच में देखना चाहते हो कि बलबीर ठाकुर क्या कर सकता है? अंकेश हंसते हुए बोला, ये खोखली धमकी किसी और को दीजिए, मुझे नहीं। मैं आपकी इन खोखली धमकियों से नहीं डरता। ठाकुर साहब, मृत्युंजय उसके ऊपर गन थानते हुए बोले, भाई साहब आप आज्ञा दीजिए, आज इसकी खोपड़ी यहीं खोल दूंगा। अंकेश बोले, हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ, एक इंसान भी यहाँ से बच कर जाएगा इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा। बलबीर ठाकुर बोले, अंकेश आखिरी बार समझा रहा हूँ, सावी को हमारे साथ जाने दो, हम नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो। अंकेश हाथ बांधते हुए, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप गोली चलाइए, मैं सारी सिचुएशन के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बीवी को तभी यहाँ से लेकर जा सकते हैं अगर मुझे मार दिए तो, उससे पहले उसे यहाँ से लेकर जाना इम्पॉसिबल है। मृत्युंजय बोले, ठीक है तो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और कोई कुछ समझता उससे पहले ही उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। गोली चल गई और सबने अपने कान पर हाथ रख दिया। दादाजी बोले, अंकेश। 2 मिनट तक एकदम शांति छा गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। अंकेश ने आंखें खोलकर सामने देखा, सावी गन पकड़े खड़ी थी। अंकेश के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब धीरे धीरे सबने आंखें खोल दिया और सावी को मृत्युंजय का गन पकड़े देखा तो सब सामने देखने लगे। सावी उनसे गन लेते हुए बोली, आप इतने कायर है ठाकुर साहब कि सामने वालों को मारने चले आए, और चले आए वो तो सही है, गोली भी चला दिया। ठाकुर कब से एक निहत्थे को मारने लगे, कम से कम एक मौका उसे भी तो देना चाहिए। चलिए कोई नहीं, लेकिन अब मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। बलबीर ठाकुर बोले, बेटा हम बस समझा रहे थे। सावी बोली, जो भी कर रहे थे आप, लेकिन गोली चल चुकी थी, और अगर मैं नहीं ऊपर करती तो गोली चल चुकी होती। और फिर उन्हें देखते हुए बोली, मुझे आपके साथ ठाकुर हवेली नहीं जाना, क्योंकि मैंने देख लिया आपकी दीवारें ना कल मजबूत थी कि मुझे राणा से बचा सके, और ना आज आपकी दीवारें इतनी मजबूत है कि अंकेश ठाकुर से अपनी बेटी को बचा सके। फिर किस हक से आप यहाँ आए हैं मांगने के लिए? और ठाकुर कब से मांगने लगे? मुझे तो लगा था ठाकुर छीनने में विश्वास रखते हैं, लेकिन शायद मैं ही गलत थी जो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया आप लोगों के बारे में। लेकिन बस जैसे आपने 22 साल पहले मुझे मरा हुआ मान लिया था, एक बार और समझ लीजिए कि मैं आपको कभी मिली ही नहीं। और गन उनके हाथ में रखकर गुस्से में अंदर चली गई। सब लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। अंकेश के चेहरे पर स्माइल थी तो वो भी सबको एक नज़रों से देखकर अंदर चला गया। बलबीर ठाकुर आज खुद को इतना हारा हुआ समझ रहे थे जो आज तक कभी नहीं हुआ था। दादाजी उनके कंधे पर हाथ रखकर अंदर चले गए। मृत्युंजय बोले, भाई साहब। बलबीर ठाकुर बोले, चलो यहाँ से, अब कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलते हुए बाहर निकल गए। अंकेश रूम में आया तो सावी बालकनी में खड़ी सामने देख रही थी। अंकेश उसके पास आते हुए बोला, ये सब क्या था? सावी कुछ नहीं बोली। अंकेश उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम भी तो यही चाहती थी मुझे मारना ही, तो इतना अच्छा चांस था तो फिर बचाया क्यों? कहानी के अगले भाग को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।